नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत आप सबका स्वागत करता हूं। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पिछले एक वर्ष के विधि एवं न्यायिक घटनाक्रम को। तो इस सीरीज का ये मेरा छठा लेक्चर होगा। इस सीरीज के पहले के लेक्चर्स अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप इस चैनल पर जाकर के उन्हें जरूर देख लीजिए, क्योंकि इस सीरीज में हम एक क्रम से पूरे एक वर्ष के करंट अफेयर्स को टॉपिक के हिसाब से देख रहे हैं। तो सभी लेक्चर्स बेहद महत्वपूर्ण हैं और इसलिए कोई भी लेक्चर आपको छोड़ना नहीं चाहिए। ठीक है, तो इस लेक्चर की मैं शुरुआत करूं उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आरओ एआरओ साथ ही बीईओ के लिए हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है, जो कि आपके लिए बेहद लाभदायक है। खासकर अगर मैं बीईओ की बात करूं तो एकदम नज़दीक एग्जाम आ गया है। कम समय में बेहतर तरीके से तैयारी करने के लिए वो बेहद हेल्पफुल टेस्ट सीरीज होगी। तो अगर आप इंटरेस्टेड हों तो आप गूगल प्ले स्टोर पर जाकर हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर लें, उसमें साइन अप कर लें, फिर टेस्ट के ऑप्शन में जाएं तो वहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिखेंगे, ऑनलाइन डेमो टेस्ट देने का, साथ ही PDF डाउनलोड करने का। तो ऐसा आप कर सकते हैं। अगर कोई आपको दिक्कत हो तो आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। तो इस लेक्चर की हम शुरुआत करेंगे इस खबर के साथ कि दादरा नगर हवेली और दमन एवं द्वीप को एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। तो पहले ये दो केंद्र शासित प्रदेश थे और अब जो है इन्हें एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। तो इसके लिए बिल लाया गया था दादरा नगर हवेली और दमन एवं द्वीप ब्रैकेट केंद्र शासित प्रदेशों का विलय ब्रैकेट बंद विधेयक दिसंबर 2019 में, और इसी के अनुसार 26 जनवरी 2020 को दादरा नगर हवेली और दमन एवं द्वीप केंद्र शासित राज्य अस्तित्व में आ गया। तो अभी बहुत कम ही समय पहले हमने देखा था कि जम्मू कश्मीर राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेश में बदल दिया गया, एक लद्दाख और एक जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश। तो 7 से 9 कहानी हो गई केंद्र शासित प्रदेशों की भारत में, और अब दो को मिलाकर एक कर दिया गया, यानी जो है अब 8 कुल केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो ये जो नया केंद्र शासित प्रदेश बना है इसकी राजधानी है दमन। और इसके पीछे क्या तर्क दिए गए, ऐसा करने के पीछे क्या तर्क दिए गए, तो वो तर्क यहाँ लिखा हुआ है कि इन केंद्र शासित प्रदेशों में दो अलग अलग संवैधानिक और प्रशासनिक व्यवस्थाएं होने से बहुत अधिक दोहराव, सेवा प्रदान करने में अक्षमता और धन का अपव्यय होता था। और विलय से जो बात कही जा रही है कि न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन का जो लक्ष्य है भारत सरकार का, प्रधानमंत्री जी का जो विजन है कि लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद मिलेगी। तो दादरा नगर हवेली और दमन एवं द्वीप इन दोनों को एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। तो नागरिकता संशोधन विधेयक 2019, काफ़ी विवाद इस पर हुआ। आपने पूरे मामले को समझा ही, ये बहुत चर्चित मुद्दा रहा, इसलिए इससे प्रश्न निश्चित रूप से बनेंगे। तो पहले तो ये कि नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन इसमें किया गया और इस विधेयक में क्या प्रावधान है उसको हम देख लें। तो इस विधेयक में यह कहा गया कि 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत में आकर के रहने वाले अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान, ये 3 देशों की बात की गई है और कहीं की बात नहीं की गई है। इन 3 देशों की बात की गई है और ये तीनों देश इस्लामिक गणराज्य हैं। ठीक है, तो तीनों देशों में जो स्टेट है उसका भी अपना धर्म है। भारत में स्टेट का कोई धर्म नहीं है, भारत का कोई धर्म नहीं है, लेकिन पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान का एक धर्म है और वो है इस्लाम। तो इन देशों में जो अल्पसंख्यक समुदाय है, जिसमें हिंदू शामिल हैं, जिसमें सिख शामिल हैं, जिसमें बौद्ध शामिल हैं, जिसमें जैन शामिल हैं, जिसमें पारसी शामिल हैं और जिसमें ईसाई शामिल हैं, उनको ये कहा गया कि इन्हें अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा। ठीक है, अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा। पूरी जो लड़ाई थी वो इसी मामले को लेकर के थी, क्योंकि भारत में नागरिकता प्राप्त करने के लिए कई आधार हैं। तो जन्म से, वंशानुगत, पंजीकरण, देशीयकरण, तमाम चीज़ें। लेकिन हर जगह एक बात, जैसे पंजीकरण और देशीकरण की मैं बात करता हूँ, हर जगह एक बात ये लिखी रहती है कि ये शर्त है कि 11 वर्ष आप भारत में रहिए,
तो उसके बाद देशीयकरण के तहत आपको नागरिकता दे दी जा सकती है, पंजीकरण के द्वारा नागरिकता दे दी जा सकती है। लेकिन हर जगह ये लिखा रहता था कि अवैध प्रवासी आप नहीं होने चाहिए। अवैध प्रवासी किसको माना जाता था? तो जो किसी भी देश का पासपोर्ट बिना लिए भारत में चला आया, जो आधिकारिक तरीके से नहीं आया, पता चला कि सीमा को क्रॉस करके चोरी छुप के भारत में आ गया, जिसके पास आधिकारिक वीजा नहीं है भारत का, या जो वीजा लेकर के तो आया किसी अन्य काम से लेकिन भारत में गुम हो गया, तो ये सब अवैध प्रवासी हैं। तो अवैध प्रवासी चाहे 50 साल भी भारत में रह जाए, उसे कभी नागरिकता नहीं मिलेगी, क्योंकि हर जगह यही शर्त लिखी थी कि अवैध प्रवासी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये कहा गया कि इन्हें अवैध प्रवासी मत मानिए, और अवैध प्रवासी जैसे ही इन्हें नहीं माना जाता तो ये भी एलिजिबल हो जाएंगे, क्योंकि बहुत समय से आकर के भारत में रह रहे हैं। और उसके अलावा इन्होंने किया कि इन धर्मों के जो प्रवासी हैं उनमें जो पंजीकरण के द्वारा भारत की नागरिकता दी जाती है, जिसके लिए शर्त है कि कोई व्यक्ति 11 वर्ष भारत में रहे। हालांकि वो अवैध प्रवासी रहेगा तो 50 साल भी रहे नहीं मिलेगा, इसीलिए इसकी परिभाषा को बदला गया और 11 वर्ष की जगह इस शर्त को घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया, सबके लिए नहीं, केवल इन्हीं लोगों के लिए। तो ये पूरा विवाद इसलिए था कि मुसलमानों का नाम इसमें क्यों नहीं दिया गया है। अहमदिया का जिक्र होता है कि अहमदिया भी वहाँ पर सताए जा रहे हैं, जिसका जवाब, सवाल और तर्क पूरी तरीके से आपने सुना ही होगा, आप जानते ही होंगे। ठीक है, तो उसमें हम नहीं जाते हैं। तो ये महत्वपूर्ण अब नीचे से होगा कि ये जो प्रावधान किया गया है वो कहां कहां लागू नहीं होगा। ठीक है, तो अवैध प्रवासियों के लिए नागरिकता का ये प्रावधान संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल, जो 6ठी अनुसूची में क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित में शामिल असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के आदिवासी क्षेत्रों पर लागू ये नहीं होगा। इसके साथ ही कार्बी आंगलोंग असम, गारो हिल्स मेघालय, चकमा जिला मिजोरम और त्रिपुरा आदिवासी क्षेत्र जिला इसमें शामिल है, तो वहां भी नहीं होगा। अब यह है कि इनर लाइन परमिट जिन राज्यों में है, ठीक है, वहां भी ये लागू नहीं होगा। तो ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन 1873 के तहत ये ब्रिटिश भारत और जो आदिवासियों के क्षेत्र थे उसमें एक समझौता हुआ था, जैसे नागालैंड वगैरह, कि यहाँ पर अगर ब्रिटिश क्षेत्र से, यानी जो उस समय का भारत था, कोई भी व्यक्ति आएगा तो उसे एक परमिट लेना पड़ेगा। ठीक है, इसी को इनर लाइन परमिट जो है कहा जाता है। तो वाले क्षेत्रों पर लागू नहीं होगा। इन क्षेत्रों में इनर लाइन परमिट के माध्यम से भारतीयों की यात्राओं को विनियमित किया जाता है, तो वहाँ भी ये लागू नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की फिर से संख्या बढ़ा दी गई है, और अब कितनी संख्या हो गई है? तो 34 हो गई है, मुख्य न्यायाधीश सहित, यानी एक CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और उसके अलावा फिर 33 न्यायाधीश होंगे। ठीक है, अगर इस कहानी की शुरुआत को हम देखें तो मूलतः जब से ये भारत की आज़ादी के बाद से CJI सहित कुल 8 जजेस होते थे सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, उसके बाद क्या किया गया कि 1956 में पहली बार इसकी संख्या में वृद्धि की गई और 1+10 कर दिया गया, एक CJI और 10 जजेस। उसके बाद 1960 में इसे 14 कर दिया गया, 13+1। 1977 में इसे 18 किया गया, 17+1। 1986 में इसे 26 किया गया, 25+1। और 2009 में इसे 31 किया गया, 30+1। तो अब 34 है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो RTI एक्ट संशोधन विधेयक पारित किया गया है, और इसमें जो प्रावधान है वो क्या है कि मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य सूचना आयुक्तों का कार्यकाल केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया जाएगा, ये कह दिया गया। तो अभी तक क्या था? अभी तक इनका जो कार्यकाल होता था वो 5 वर्ष का होता था, लेकिन अब ये कह दिया गया कि अब केंद्र सरकार इसे निर्धारित करेगी। ठीक है, और इसके अलावा केंद्र और राज्य स्तर पर मुख्य सूचना आयुक्त एवं अन्य सूचना आयुक्तों के वेतन, भत्ते और अन्य रोजगार की शर्तें भी केंद्र सरकार द्वारा ही निर्धारित की जाएंगी। उसके अलावा केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के लिए बिल पारित कर दिया गया है, और संस्कृत संस्थान भोपाल, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ नई दिल्ली और राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ आंध्र प्रदेश को केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाने का निर्णय लिया गया है। तो कुल 3 संस्कृत विश्वविद्यालय बनाए जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। तो राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग NMC विधेयक को
पारित कर दिया गया। तो राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग, नेशनल मेडिकल कमीशन, एनएमसी विधेयक, ठीक है। तो पहले क्या किया गया है, तो भारतीय चिकित्सा परिषद जो रही मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया एमसीआई, उसके स्थान पर एक नया आयोग बनाया जा रहा है, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग, नेशनल मेडिकल कमीशन के गठन का प्रावधान किया गया है। और चिकित्सीय शिक्षा, व्यवसाय एवं संस्थानों के सभी पहलुओं के विकास एवं नियमन के लिए भारतीय शिक्षा परिषद के स्थान पर राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का गठन कर दिया गया है। तो एमसीआई अब ये सब काम नहीं देखेगी, अब कौन देखेगा, तो नेशनल मेडिकल कमीशन देखेगा, एनएमसी देखेगा, ठीक है। उसके अलावा सभी मेडिकल संस्थानों में स्नातक और स्नातकोत्तर की मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए एक समान राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा यानी नीट होगी, ये भी बात कही गई। और इस विधेयक में नेक्स्ट यानी नेशनल एग्जिट टेस्ट नाम से एक परीक्षा का प्रस्ताव दिया गया है और नेक्स्ट परीक्षा अंडर ग्रेजुएट कोर्स के अंतिम वर्ष में ली जाएगी। तो अब पढ़ने के बाद एक परीक्षा भी ली जाएगी जो यूनिवर्सिटी में होती है उसके अलावा, ठीक है। और उसके बाद ही आपको प्रैक्टिस करने के लिए मिलेगा। इसके अलावा एक विषय ये भी है कि जो भारत से बाहर जाकर के एमबीबीएस की पढ़ाई स्टूडेंट करते हैं, खासकर रूस, चीन वगैरह जैसे देशों में, तो वहाँ से जो लड़के आते हैं उनसे एक परीक्षा ली जाती है, क्योंकि अभी वो स्टेटस भारत के स्टेटस से उसे कम ही माना जाता है। तो वहाँ से आप एमबीबीएस करके आएंगे तो आपका एग्ज़ाम होगा, ठीक है। उसके बाद अगर आप एग्ज़ाम में पास करते हैं तभी भारत में प्रैक्टिस करने की अनुमति मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। तो ये जो नेक्स्ट है वो इसके लिए भी प्रयोग होगा। तो इसके माध्यम से अंडर ग्रेजुएट कोर्स के पूर्ण होने के पश्चात विद्यार्थी को प्रैक्टिस करने के लिए लाइसेंस प्राप्त हो सकेगा। यह परीक्षा विदेशी मेडिकल स्नातकों के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट का भी काम करेगी। तो अभी तक केवल विदेशी से परीक्षा लिया जा रहा था, जो विदेश से आके भारतीय जो विदेश जाकर पढ़ करके आ रहे थे, लेकिन अब सबसे लिया जाएगा, ठीक है। तो ये बात हो गई। आगे बढ़ते हैं। तो आतंकवाद के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई के लिए गैर कानूनी गतिविधियां ब्रैकेट रोकथाम संशोधन विधेयक, अनलॉफुल एक्टिविटीज ब्रैकेट प्रिवेंटेशन अमेंडमेंट बिल 2019 को पारित किया गया है। और इसमें अभी तक क्या होता था कि संस्थाओं को ही आतंकवादी घोषित किया जाता था, जो उससे जुड़े लोग होते थे उस संस्था को छोड़ करके एक नया नाम वगैरह ले लेते थे। अब इसमें क्या है कि एक व्यक्ति को भी आतंकवादी घोषित किया जा सकता है। उसके अलावा एनआईए संशोधन विधेयक 2019 को पारित किया गया। इसमें क्या है, तो आतंकवाद से संबंधित अपराधों के मामलों में एनआईए केवल देश के अंदर ही जांच के लिए अधिकृत थी, लेकिन इस संशोधन के माध्यम से क्या किया गया कि देश की सरकार की सहमति से देश के बाहर जांच का अधिकार भी अब एनआईए को प्राप्त हो गया है। आगे बढ़ते हैं। तो पॉक्सो अधिनियम संशोधन 2019 क्या हुआ इसमें, तो बच्चों को यौन अपराधों, यौन शोषण व अश्लील सामग्री से सुरक्षा प्रदान करने के लिए यौन अपराध संरक्षण, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, पॉस्को अधिनियम 2012 के प्रावधानों को और अधिक कड़ा करने के लिए नया संशोधित अधिनियम 2019 में पारित किया गया। तो क्या क्या कड़ा किया गया, तो इस संशोधन के द्वारा आक्रामक यौन अपराधों के मामले में दोषी को मृत्यु दंड सहित कठोर दंड का विकल्प दिया गया। उसके अलावा यौन परिपक्वता बढ़ाने के लिए दिए जाने वाले हार्मोन या रासायनिक पदार्थों पर नकेल कसने की बात की गई है। इसके अतिरिक्त चाइल्ड पोर्नोग्राफी को प्रतिबंधित करने की बात इस अधिनियम में कही गई है। आगे बढ़ते हैं। तो सिनेमेटोग्राफ अधिनियम संशोधन आ गया। इसमें क्या बात की गई है, तो इस अधिनियम का जो उद्देश्य है वो फिल्म पायरेसी को रोकना है और इसमें गैर अधिकृत कैम कार्डिंग और फिल्मों की कॉपी बनाना यानी पायरेसी के खिलाफ दंडात्मक प्रावधानों का उल्लेख किया गया है, प्रावधानों को शामिल किया गया है। तो भारत में जैसा कि हम जानते हैं कॉपीराइट का कोई वो नहीं है, सारे लोग यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, कोई किसी की चिंता नहीं। किताबें ऐसे स्कैन करके प्रिंट की जा रही हैं और शेयर की जा रही हैं, ठीक है। तो यदि कोई इन प्रावधानों का उल्लंघन करता है तो उसे 3 साल तक कारावास या 10 लाख रुपए तक का जुर्माना या दोनों की सजा दी जा सकती है। अगला एसपीजी संशोधित विधेयक 2019, तो स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप संशोधन विधेयक पारित हो गया।
इसके अनुसार जब किसी पूर्व प्रधानमंत्री का एसपीजी कवर हट जाता है तो उनके परिवारजनों का एसपीजी कवर भी हट जाएगा। हालांकि ये केवल इतनी ही बात नहीं है, ये थोड़ा आपके समझने के लिए शार्ट में हम चीज़ों को इसमें देख रहे हैं, इसमें बहुत सारी बातें और भी हैं। ठीक है, तो इस बिल के तहत स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एक्ट 1988 में संशोधन किया गया है और एसपीजी एक सशस्त्र बल है, प्रधानमंत्री के लेवल पर और उनके घर वालों के लोगों के लिए ये मिलता है और इसकी स्थापना 1988 में की गई थी। अगला, ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिकारों का संरक्षण 2019। ठीक है, तो ये जो बिल है वो ट्रांसजेंडर व्यक्तियों से भेदभाव पर प्रतिबंध लगाता है, जिसमें शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य सेवा, सार्वजनिक या निजी पद ग्रहण करने का अवसर आदि सामान्य अधिकार शामिल है। और बात ये की गई है कि एक राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर परिषद, नेशनल काउंसिल ऑफ ट्रांसजेंडर के गठन का प्रावधान किया जाएगा। ठीक है, तो इस लेक्चर में बस इतना ही। मिलता हूँ इसी तरह के किसी अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।